नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, अपनी बिजनेस स्टडीज़ की 11th क्लास की बुक का। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होंगे? सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या नीड है, क्या इसका प्रोसेस है। इसमें बीच बीच में आपके जो आजकल की स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो भी दिखेंगी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जैसे कि कुछ स्पेसिफिक एक्ट भी दिखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जो आगे बहुत बार यूज़ होगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। क्योंकि अब तक हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे थे वो सब जनरल था। आप किसी भी देश में चले जाएं, आप किसी छोटे टाउन की बात कर रहे हो चाहे पूरी कंट्री की बात कर रहे हो, हर जगह वो एक यूनिवर्सल तरीके से लागू होने वाली चीज़ें हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इसमें बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, वो केवल और केवल इंडिया में एज एन इकोनॉमी ही लागू होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है, उनके बारे में क्या किया जा रहा है, कैसे वो चलते हैं, क्या प्रोसेस है उनका, यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस इन पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी। ओके, चलते हैं। पहला क्या है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को जब हम लेके चलें तो सबसे पहले वर्ड आता है एंटरप्रेन्योर खुद। वो क्या है? वो व्यक्ति है जो बिजनेस की खोज कर रहा है, उसे चला रहा है, या कह सकते हैं कि बिजनेस का ओनर है। ठीक है, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है बिजनेस को क्रिएट करने का, उसे ओन करने का, उसे रन करने का। ठीक है, जो प्रोसेस बहुत ही डिटेल में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं और पढ़ते ही चले आ रहे हैं। बिजनेस के पहले चैप्टर से हम एंटरप्रेन्योरशिप ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और फिर वो जिस चीज को चला रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अभी तक जिसे हम बिजनेस बोल रहे थे या ट्रेड बोल रहे थे, वो क्या है? एंटरप्राइज। एक यूनिट अगर उसकी लिए ले हम तो क्या है? एंटरप्राइज। क्यों चाहिए हमें एक एंटरप्राइज? वाई सी कैन एंटरप्राइज? देखिए, गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करने के लिए चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज किस लिए? लोगों को जो हैप्पीनेस दे, जॉय दे, कंफर्ट दे और पीस दे। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? अपने चारों ओर चाहता है एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो जाए जो हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट और पीस से भरा हुआ हो। ठीक है, तो इसको लाने के लिए क्या करता है एक एंटरप्रेन्योर? अपॉर्चुनिटी ढूंढता है सबसे पहले। अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढता है? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पहले से भी चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोग सब एकदम दुखी ही हैं, उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई जगहों पे कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर या पॉसिबल एंटरप्रेन्योर कुछ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा होता है। उनके वही चैलेंजेस को, जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, उनको कंफर्ट में बदलने के लिए कैसे बदला जा सकता है ये देखते हैं। अब देखते हैं कोई कार का अपडेट आया, कोई मोबाइल का अपडेट आया, कोई एक ऐसा फीचर उसमें आ जाता है जो हमने पहले शायद कहीं कभी सोचा ना हो, या सोचा हो तो ये सोचा हो कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, और अगले ही पल या अगले ही साल कुछ समय में हम देखते हैं कि वो चीज़ आ जाती है, उस मटेरियल में, उस गुड में वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है, देखिए डेवलपिंग कंट्रीज का क्या है कि इनका तो फॉरेन डोमिनेशन का बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है ना। देख, ये हम क्यों बोल रहे हैं यारी बात? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बन रही हैं, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो महंगी है, क्योंकि उन्हें इम्पोर्ट किया जा रहा है। जब हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम फॉरेन की ओर से डोमिनेटेड होते हैं, हम ऑलरेडी जो है वो चीज़ अपने यहाँ नहीं बना रहे होते, हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज, अपनी नेशनल वेल्थ गंवानी पड़ती है जो हम बना रहे हैं किसी न किसी तरह से, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय लोकल प्रोडक्शन। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है? ताकि वो जो गुड्स और सर्विसेज की कंज्यूमर की डिमांड है वो लोकली पूरी की जा सके, यही बन जाए। मेक इन इंडिया का नाम आपने बहुत सुना होगा, यही है ये चीज़। फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम को दूर करती है। बाहर जो करेंसी बाहर देशों की है
वो हमारी बहुत खर्च हो रही है, तो हम क्यों ना उनको केवल उन चीज़ों के तक के लिए सीमित करें जो हमारे यहाँ बन ही नहीं सकती, जैसे कि क्रूड ऑयल। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हम बना भी रहे हैं उनकी उनको बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो बजाय इसके अगर हम खुद बनाने लगे और उसको एक्सपोर्ट करने लगे तो क्या होगा, वो एक सोर्स बन जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का, है कि नहीं। शॉर्ट में कहा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रेजेंट कंडीशन उससे ये डिमांड कर रही हैं कि एक तो वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस करे, मतलब कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं या तो वैसे ही सेम बना ले या उसका सब्स्टिट्यूट बना ले, जिससे कि नेशनल वेल्थ का आउटफ्लो कम हो जाए। स्टॉप तो नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा लेकिन, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज बनाएं, जिससे क्या हो कि डिमांड जो बढ़ती चली जा रही है वो मीट हो सके, यानी कि पूरी हो सके लोकल तरीके से। इसके बाद फिर क्योंकि हमें कुछ चीज़ों के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज ज़रूरत है, तो उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल हमारे यहाँ बन सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रेयर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसीलिए ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करें जो एक्सपोर्ट पर्पस के हो, बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल सके। ठीक इसी का ही आपका डायग्राम के थ्रू इन्होंने बोल दिया। और भी बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की नीड्स हैं हमें, है ना, जो हमने ऊपर पढ़ी। उसके अलावा भी पहला, लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। एक देश इसी बेसिस पे चल रहा होता है। आप देखते हैं कि जो डेवलप कंट्री हैं जैसे कि यूएस और यूके, वहाँ पे वेल स्टैब्लिश्ड इंटरप्राइजेस हैं, इसीलिए वो ऐसे डेवलप कंट्रीज कही जाती हैं, ठीक है। तो बिना एंटरप्रेन्योरशिप के कोई भी कंट्री जो है प्रॉस्पर या ग्रो नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हर नेशन को चाहिए कि वो अपना ट्रेड बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेस खड़े करके। सेकंड क्या है, प्रोवाइड इनोवेशन। देखिए क्या होता है कि हमें ये भी ज़रूरी है कि नई नई चीज़ें लाएं हम मार्केट में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए 4 से 5 कंपनी अवेलेबल हैं, तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर को वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी अवेलेबल हो जाती है, और वो उसके लिए चूज करने के लिए ऑप्शंस भी हो जाते हैं। अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी वो जो चाह रहा होता है वो भी कोई ना कोई प्रोवाइड कर ही देता है। तो इसीलिए किसी एग्जिस्टिंग गुड्स में की मार्केट में उतरने की बजाय हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ इनोवेट करना चाहिए। कुछ ऐसा ना सही, अगर मान लीजिए नहीं इनोवेट हो पा रहा है कि कोई नया गुड जिसकी किसी को ज़रूरत हो, तो कम से कम एग्जिस्टिंग जो लोग जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्शन की न्यू टेक्निक हो, है ना, जिससे क्या हो कि प्रोडक्शन फास्ट हो सके, सस्ता हो सके। मान लीजिए 4 कंपनी एग्जिस्ट कर भी रही है, लेकिन आपने वही उन्हीं का सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर ली कि आप उसे बहुत सस्ते में बना दे रहे हो और आप उन चारों के मुकाबले आधे प्राइस पे पहुंचा दे रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस चल जाएगा। तो इसीलिए नए बिजनेस आइडियाज जो है डेवलप करने होते हैं, ठीक। और ये सब कब हो पाता है, जब इंटरप्राइजेस आते रहे मार्केट में। इकोनॉमी की ग्रोथ होती है भाई, जब किसी भी इकोनॉमी में नए नए इंटरप्राइज आएंगे और चल उठेंगे तो क्या होगा, लार्ज स्केल पे तो इकोनॉमी का ही फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमी रोटेट ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें पाएंगे। तो भाई आपका क्या है, जब तक फ्रिज इनोवेट नहीं हुआ होगा तब तक तो आपको फ्रिज की ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी ना। जब तक चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आज के समय का, चैट जीपीटी जब तक लॉन्च नहीं हुआ था तब तक क्या हमें लगता था कि यार कोई एक एआई टूल हो। हर किसी को तो एटलीस्ट नहीं लग सकता कि कोई एक एआई टूल हो जिसमें हम ऐसे बोलें और ऐसे काम हो जाए हमारा, है। तो जब तक कोई चीज़ लॉन्च नहीं होती उसकी इतनी ज़रूरत लोगों को महसूस नहीं होती है, लेकिन जब वो लॉन्च हो जाती है तो लोग उस पर खर्च करने को तैयार भी हो जाते हैं। तो जब इकोनॉमी में नए नए एंटरप्राइज खड़े होंगे तो इकोनॉमी रोटेट होगी, हर कोई खर्च करने की लिमिट अपनी बढ़ाएगा, और एक साइकिल के बाद उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपनी इकोनॉमी पे खर्च कर रहे हैं। इंक्रीज प्रॉफिट्स। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है कि वो जो है अपनी कॉस्ट घटाए और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, जिससे कि क्या हो, प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि इकोनॉमी में प्रॉफिट बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, कोई भी इंटरप्राइज डेवलप होगा तो क्या होगा, वो अपने एंटरप्रेन्योर को तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे ही रहा है, लेकिन क्या है साथ ही साथ बट ऑल्सो ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ अदर पीपल। कई सारे और लोग भी लगेंगे ना, एक बिजनेस एक अकेला व्यक्ति तो चला नहीं सकता। तो जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, ग्रो होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जितने ही सोसाइटी में
इंटरप्राइज डेवलप होंगे उतनी सोसाइटी के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर हो जाएंगी। सोशल बेनिफिट्स, देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा एंटरप्रेन्योर्स कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों का। भाई आपके घर में नॉर्मल पंखा है, नॉर्मल लाइट है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अब किसी ने खोज की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, किसी ने खोज की स्मार्ट टीवी की, किसी ने खोज की मान लीजिए आजकल आ गए हैं बिल्कुल एकदम लेटेस्ट टीवी, आज के बेसिस में आपको बता रहा हूँ, वॉइस कंट्रोल्ड सीलिंग फैंस, वॉइस कंट्रोल्ड लाइट्स, स्मार्ट लाइट जो वाईफाई से कनेक्ट रहती है। तो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा जैसे जैसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे दिखेंगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है लोगों का। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड करने के लिए। भाई ऐसा नहीं है कि वाईफाई लाइट्स जब वाईफाई लॉन्च होगा तो बन नहीं सकती होंगी, बन सकती होंगी, लेकिन बिकना तब चालू होंगी जब वो काफी रीजनेबल कॉस्ट पे आ जाए। ठीक है, कोई अपनी फैक्ट्री में बैठ के एक्सपेरिमेंट करके बनाएगा कुछ तो एक प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन लोग खरीदें उसके लिए उसे लोएस्ट कॉस्ट तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, कोशिश करी जाती है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए बैकवर्ड एरियाज में इंटरप्राइज ऐसे सेटअप हो। अक्सर ऐसे गांव जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, स्कूल नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, बट ज़मीनें पड़ी हैं बंजर सी, वहाँ पे अक्सर कंपनीज जो है अपनी फैक्ट्री डेवलप करती हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। अपनी फैक्ट्री वहाँ स्टैब्लिश करेंगी तो उनके पास एक बेनिफिट रहता है कि उन्हें ऐसी जगहों पे लैंड सस्ते में मिलता है, तो बदले में वो वहाँ के लिए छोटे क्लिनिक्स या स्कूल्स भी खोल देते हैं। ठीक है, तो सोशल बेनिफिट्स भी रहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी पढ़ा था। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस, कैसे एक एंटरप्रेन्योर या आपका बिजनेस इंटरप्राइज डेवलप होता है। पहला, सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले तो आप अगर बिजनेस चालू करने जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस जानो, है ना, कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, क्या आप अच्छा कर लेते हो, किस चीज़ से आपको नुकसान है, किस चीज़ में आप वीक हो। ठीक, फिर आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करो कि किसी एक जगह की, किसी एक एरिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नीड है, क्या वांट है, मतलब क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जो अगर उनको मिल जाए, लोगों को, वहाँ के लोगों को मिल जाए, तो उससे उनकी प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी, दूर हो जाएगी, या उनकी कोई नीड या वांट है तो वो फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ठीक, इसके बाद क्या है, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। फिर आप उस पर थोड़ा सा अपने जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, या कुछ एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, उनसे जो है डिस्कस करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कुछ अपने एक्सपीरियंस जो आपके रहे कि भाई हाँ मैं यहाँ से वहाँ तक गया था इस काम को लेके, तो जाने आने में या इस काम को करवाने में या इस एम को फुलफिल करने में मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया सकता है, उनमें कुछ क्रिएटिविटी लाओ अपनी। ठीक, नए आइडियाज़ डेवलप करो, तो उससे क्या होगा कि आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझ पाओगे और उनको पूरा कर पाओगे। अब मान लीजिए आपने तैयार कर लिया कि भाई ये गुड या ये सर्विस या ये सेट ऑफ गुड्स या सर्विस आप जो है इस पे वर्क करने वाले हो, इस पे बिजनेस करने वाले हो। तो अब आपको चाहिए प्लानिंग कि कैसे बिजनेस शुरू होगा, है ना। इसमें आपको रिसर्च करनी होगी कि भाई आप कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हो। देखिए आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद आपने पढ़ा था कि टाइप कैसे चूज होता है, तो उस बेसिस पे हमने रिसर्च की, टाइप चूज किया, प्लान्स बनाए बिजनेस के, जो सभी हमने चूज किया उसके जो भी आगे के स्टेप्स हैं वो पूरे किए। जैसे कि फिफ्थ ही आपका आ गया रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। सबसे पहले तो आपको अगर एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो आपको कैपिटल चाहिए। जैसे आपने शार्क टैंक के बारे में सुना होगा, वैसे ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनके थ्रू आप अपने स्टार्टअप कैपिटल रेज कर सकते हो। ठीक, फिर आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ऐसा सर्वाइव हो गया, तो अब वो ग्रो करेगा। अब आपको उसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, लार्जर एरिया को कवर करना है या लार्जर स्कोप उसका क्रिएट करना है। फिर जब आपका बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, चल भी रहा है, तो अब हार्वेस्टिंग शुरू होती है। अब आप उसमें से जो भी प्रॉफिट आपके निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आप रख सकते हो। जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं इतना सब मेहनत करने के, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको भी और सोसाइटी को भी। फिर आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखिए ये स्पेसिफिक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसको जो है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस
डेट 2015 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में पहली बार अनाउंस किया था। ये किस लिए काम कर रहा है? ये एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है जिससे कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट हों और नर्चर हों। और गवर्नमेंट जो है बहुत सारे बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कीम्स जो है प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। स्टार्टअप क्या है? जैसे कि हमने ऊपर देखा, कोई भी ऐसा बिजनेस है, एंटरप्राइज जो नया शुरू हो रहा हो, छोटी स्केल पे हो, उसे स्टार्टअप कहते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, 5 ईयर्स से पहले ना शुरू हुई हो और उसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, तो ऐसा स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप कहलाता है। ये किसी और फर्म की स्प्लिटिंग से भी ना बना हो, ठीक है, या बना भी हो तो वो फर्म का भी 25 करोड़ से ज्यादा एग्जिस्टेंस से टर्नओवर ना रहा हो, ठीक है, वो 5 साल से ऊपर हो, ठीक है, लेकिन उसका भी 25 करोड़ से ऊपर टर्नओवर ना रहा। वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है जिससे कि स्टार्टअप फंड हो सके? पहला, इंस्पेक्शन नहीं कर रही, कह रही है कि आप केवल सेल्फ सर्टिफाई कर दो कि भाई हम अपना बिजनेस सारे कानूनी चीज़ों को देखते हुए सही तरीके से चला रहे हैं, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक सर्टिफिकेशन दे दो अपना खुद का एफिडेविट या हलफनामा जिसे कहते हैं, तो वो काफ़ी होगा। कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा आपका, जैसे लेबर लॉज एक्सेट्रा। नहीं, आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे, आप लेबर लॉज फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और कहीं पे आपने फैक्ट्री डाल रखी है तो फैक्ट्री के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती चाहिए, ताकि आपको आसानी हो बिजनेस चालू करने में। रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मोबाइल ऐप और एक पोर्टल अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था, जिसमें सिंगल डे रजिस्ट्रेशन था। एक दिन में आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते थे, ठीक है। साथ ही साथ एक सिंगल विंडो भी थी, दी गई थी, जो क्लियरेंस, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के लिए थी। आईपी रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल होते हैं, वो सब भी हो जाए एक बार में। इनकम टैक्स एग्जम्पशन, पहले 3 साल के लिए एक सर्टिफिकेट अगर आप ऑब्टेन कर लो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से, ठीक है, जो कि इसी पर्पज के लिए सेट की गई है, तो वहां से ये सर्टिफिकेट ले लेने के बाद आपको पहले 3 साल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन, ये भी पहले 3 साल के लिए जो है एग्जेम्प्टेड है। कोई भी बड़ा गेन अगर आपको हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आगे भी मैं समझाऊंगा, इसी चैप्टर में आएगा वो टॉपिक। पेटेंट भी उसके अंदर ही आता है, तो ये खाली बेनिफिट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे। पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आपको आसानी से रजिस्टर हो जा रही थी और 80% फी रिबेट भी था, मतलब कि 80% फीस आपकी रीइंबर्स हो जाएगी, आपको केवल 20% का ही खर्चा आएगा, जो जनरली लोगों के लिए चार्जेस है उसका। फिर फंडिंग स्कीम्स थी, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, वो एक स्कीम थी। इसके अलावा 10,000 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए स्टार्टअप के लिए अनाउंस किया था। 500 करोड़ का फंड क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत किया था, कि मतलब कोई भी क्रेडिट लेना चाहे गारंटी स्कीम के अंतर्गत, तो गारंटी सरकार ले रही है इस फंड के बेसिस पे। फॉरेन एड प्रोवाइडेड था, ठीक, कोई भी, जैसे जापान का एक सॉफ्ट बैंक है, उसने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडियन स्टार्टअप्स में, ठीक है। और क्या क्या तरीके हैं फंड करने के? सेल्फ फंडिंग, आपने अपने जो पैसे जोड़ रखे हैं, आपके घर वालों ने जो क्लोज हैं, जैसे पापा मम्मी हो गए, या कोई भी हो गया, आपका भाई, बड़ा भाई बहन हो गया, दोस्त हो गए, तो आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हो। क्राउड फंडिंग कर सकते हो आप, जो लोग आपके बिजनेस को समझने सुनने के बाद उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट, लेकिन कलेक्टिवली आपके लिए जो बड़ा अमाउंट बन जाए, ऐसा फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। गेट एंजल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने अभी शार्क टैंक के बारे में बताया था, तब से कहा था एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कुछ लोगों के पास सरप्लस कैश होता है बड़े अमाउंट में, और उनका इंटरेस्ट होता है कि वो नए स्टार्टअप जो खड़े हो रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करें। बदले में वो 30% तक की इक्विटी चाहते होते हैं, कि भाई हम उस बिजनेस में 10% शेयर होल्डर रहे हैं, 20% शेयर होल्डर रहे, एक्सेट्रा, तो जो भी प्रॉफिट आए उसमें हमारा 20% बनता है।
बदले में वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। गूगल, याहू और अलीबाबा बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं जो ऐसे एंजल इन्वेस्टर द्वारा ही इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए गए थे। ऐसा इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टेजेस में ही मिलता है, जब बिजनेस शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होते। गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। कोई शेयर मार्केट या शेयर ब्रोकर के पास जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के नए शेयर्स मार्केट में निकाल सकते हो पब्लिक के लिए, ताकि वो खरीदें और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें इनडायरेक्टली, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा। रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। बैंक से आप जाके लोन ले सकते हैं कि भाई आपका बिजनेस आप चालू करने जा रहे हो, एक पार्ट इक्विटी भर का जो मिनिमम होना चाहिए वो इकट्ठा हो गया है, तो अब आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो। ये जो आपका मुद्रा योजना वगैरह गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये सब भी बैंक्स के थ्रू ही अवेलेबल होता है, स्टार्टअप्स के लिए ही है ये, एमएसएमई के लिए स्पेशली। फिर आता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए काम कर रहे होते हैं कि स्टार्टअप्स को, छोटे बिजनेसेस को जो है लोन दे सके। ये इनका क्या कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड लोन होता है, मतलब कि जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड का कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो एग्रीकल्चर के लिए ही देगा। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ही देगा। ठीक है, ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अभी हमने ऊपर देखा, 10,000 करोड़ का बजट स्टार्टअप फंड का अनाउंस हुआ था। इसके अलावा भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि BIIP, बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, नए इनोवेटिव जो कंपनियां हैं, मतलब कुछ ऐसा जो फील्ड में बिजनेस करने जा रही हैं जिसमें पहले कोई बिजनेस उतरा ही नहीं है, तो उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अलग से एक प्रोग्राम चला रही है, BIIP। इसके अलावा मुद्रा योजना भी मैंने आपसे कहा। मुद्रा योजना जो क्या है, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये 10 लाख तक की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देता है, बहुत ही नॉमिनल रेट पर। इसके अलावा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मैंने अभी बात किया था। ये किसको बिजनेस लोन देता है, एमएसएमई सेक्टर को देता है, माइक्रो स्मॉल एंड मिनी एंटरप्राइजेस को। स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम है, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला रही है, लेकिन 2-3 है, जैसे कि केरला है, केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, ये लगता है ईयरली स्टार्टअप फेस्ट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ कह सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, सिंबल्स, मेथड्स, है ना, जो आप रजिस्टर करा सकते हो गवर्नमेंट के पास कि भाई ये तरीका बनाने का या ये ट्रेडमार्क केवल हम यूज़ कर सकते हैं, या ये चीज़ जो हमने बनाई इस पर हमारा कॉपीराइट है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जब आप गवर्नमेंट का रजिस्टर कराते हो कि ये हम ही यूज़ कर सकते हैं और कोई नहीं, या कोई करेगा तो जिसको हमने राइट्स दिए होंगे, आगे फॉरवर्ड किए होंगे या बेचे होंगे राइट्स, केवल वही यूज़ कर सकते हैं उसको, उन चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या क्या चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल में इंटेलेक्चुअल, अच्छा सॉरी, इंटेलेक्चुअल ऊपर लिखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो टाइप से कैटेगराइज की गई है। पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसे कि इन्वेंशन या पेटेंट। आपने कुछ ऐसा इन्वेंट किया, कुछ ऐसा बनाया कि जिसे कोई भी अगर उस फील्ड का, उस इंडस्ट्री का दूसरा व्यक्ति खरीदे, ओपन करे, देखे तो समझ जाए इसे कैसे बनाया जा सकता है आइडिया, लेकिन आपके दिमाग में पहली बार आया था, तो आप उसे पेटेंट करा सकते हो, यानी कि रजिस्टर करा सकते हो कि भाई ये केवल हम ही बना सकते हैं, या जिसको हम अलाउ करें वही बना सकता है। ठीक है, इवन दो लोगों को पता हो कैसे बन रहा है फिर भी। फिर आता है ट्रेडमार्क। देखिए मैंने यहाँ पे करा है क्योंकि मैंने पहले भी एक क्लास रिकॉर्ड की थी, बट वो फेल हो गई। आपको ऊपर से नीचे तक अभी तक सब लाइनें, पेन चला हुआ दिख रहा होगा इसी वजह से। तो कोका कोला का इस तरीके का कुछ आइकन है ना, जो आप देखते हैं कि इसी फॉन्ट में अक्सर आपको कोका कोला लिखा मिलता है। ये क्या है, ये कोका कोला कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मतलब कि ये केवल वही कंपनी यूज कर सकती है और कोई नहीं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है।
कई बार क्या होता है, कोई इंडस्ट्री अपने यहाँ जो भी उसका फैक्ट्री या प्लांट है उसको डिज़ाइन अपने तरह से करती है कि मतलब ये इस तरह से चलेगा, हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से पास ऑन होगा और बनेगा, रॉ मटेरियल इस तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, और वो डिज़ाइन उनकी अपनी खोज है, तो वो उसको भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा होते हैं जीआई टैग्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कोई व्यक्ति नहीं रजिस्टर कराता है, ये लोग इसके लिए गवर्नमेंट को और यूएन को, यूनाइटेड नेशंस अक्सर जियोग्राफिकल टैग देता है, जीआई टैग अप्लाई करते हैं उनके यहाँ कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं हमारे शहर में, या हमारे शहर के एक बड़े पोर्शन में, सिटीज़ के बराबर या सिटीज़ के बड़े पोर्शन के बराबर होती हैं अक्सर ये जगहें, जिनमें कई सारे लोग एक ही चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका केरला की एक जगह है, वहाँ की हल्दी जो है, क्या कहते हैं कि जीआई टैग उसको मिला हुआ है, टर्मरिक को। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं हमारे देश में, लगभग 50 to 60 जगहें हैं जिनको अलग अलग आइटम के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो अब ये टैग जब मिल जाता है तो उनको एक स्पेशल पहचान मिलती है कि भाई हमारे यहाँ से जो ये बन के निकलता है प्रोडक्ट, चाहे कोई भी व्यक्ति बनाए, 100 बिजनेस चल रहे हों उस एरिया में, लेकिन 100 के 100 बिजनेस उसी पे काम कर रहे हैं, और वो मैं उनमें से कोई भी व्यक्ति वो प्रोडक्ट बना के देगा तो वो आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल होगा, ये नोन कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करके। इसको बोलते हैं जीआई टैग। फिर आता है आपका कॉपीराइट, जैसे कि मूवीज हो गई, सॉन्ग्स हो गए, ऑनलाइन ये कंटेंट हो गया। जैसे यही मेरा वीडियो है, कोई इस वीडियो को डाउनलोड करे, कोई दूसरा अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दे, तो मेरा इस पर कॉपीराइट है, मतलब कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा कंटेंट है। ये अक्सर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपीराइट। ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक एसेट है, बहुत बड़ा एसेट। किसी ने नई कोई खोज की है और वो उसी पे अपना बिजनेस चला रहा है, तो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी कि कभी कोई कॉम्पिटिटर उसका आए ना, क्योंकि वो उसने खुद इनोवेट किया, खुद डेवलप किया है ना। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा असेट होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ये आईपी सिस्टम। क्योंकि एक मार्केट वैल्यू आपकी बन जाती है कि भाई हाँ यही एक कंपनी है। भाई पब्लिक को तो इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उनको ये पता रहता है कि भैया ये प्रोडक्ट है जो केवल इसी कंपनी का ही मिलता है। वो कई बार उसी नाम से प्रोडक्ट को ही बुलाने लग जाती है, उनके लिए इतना कॉमन हो जाता है। जैसे कि ऐसा पहले था नहीं, लेकिन क्योंकि पहले इनोवेशन कॉपी करना बहुत मुश्किल था, आज भी मैं देखता हूँ कि जैसे आपकी नेस्ले की मैगी आती है, इसकी एक रेसिपी है इसके मसाले की, जो किसी और के लिए गेस करना आसान नहीं है। इसीलिए उनकी क्या है, अपनी एक मार्केट वैल्यू है, क्योंकि जब वो आए उसके 20 साल बाद दूसरी कंपनी उसमें एंटर कर पाई। ठीक है, तो ऐसा रहता है। स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन मार्केट विद आईपीआर। भाई नई मार्केट में अपने नाम और पहचान पाना बहुत आसान हो जाएगा उनके थ्रू, आईपी रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक, रिसर्च बताती है कि 25% से ज़्यादा पेटेंट न्यू और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स ने करवाए हैं। ये एक तरीके के इंटेंजिबल एसेट होते हैं, इन्हें देखा या टच किया नहीं जा सकता। फिर से वही कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको बता ही दिया। जैसे देखिए यहाँ पे नाइकी का नाइक वर्ड एक पर्टिकुलर फॉन्ट में, और ये एक आइकन, ये सब क्या है, नाइक कंपनी के ट्रेडमार्क है। ठीक, पेटेंट का मैं बताऊँ आपको, अमेरिका की एक कंपनी ने तुलसी जो है, जो हम लोग के यहाँ इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यहीं की मेजोरिटी, मतलब कहा जाए तो यहीं पे ग्रो होती है, उसको पेटेंट करा रखा है। कोई भी व्यक्ति तुलसी को पैकेज फॉर्म में नहीं बेच सकता, सिवाय एक अमेरिकन कंपनी है उसके। सोचिए, वो यहाँ से सब इम्पोर्ट करके ले जाती है और दुनिया भर में बेचती है अपनी मेडिसिनल जो क्वालिटीज़ हैं उसके लिए। स्मॉल बिजनेस से इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको, चलिए। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये हर देश में पाए जाते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, इनके लिए एक खास चीज़ है। इनके ऊपर इंडिया जैसी इकोनॉमीज बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल की स्केर्सिटी है, पैसे की कमी है।
लेकिन एबंडेंस ऑफ लेबर है। लेबर हमारे यहाँ पॉपुलेशन के कारण बहुत ज़्यादा है। और स्मॉल स्केल इंटरप्राइज क्या करते हैं, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे चलते हैं। ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया होगा पहले भी। कैपिटल कैपिटल सेविंग या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं मशीन्स बेस्ड। जबकि लेबर इंटेंसिव जो होती हैं, जो कैपिटल बचाती हैं आपका, वो उनमें लोग ज़्यादा यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बजाय के मशीनरी। इसका मीनिंग क्या है स्मॉल बिजनेस का? देखिए, कोई भी इंटरप्राइज जो कि 50% से ज़्यादा लोग को ना एम्प्लॉय करता हो, जब वो पावर का यूज़ कर रहा है, यानी कि किसी भी तरीके के एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है, ठीक। या फिर अगर वो नहीं यूज़ कर रहा है ऐसी किसी पावर का, तो 100 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय ना करता हो, और जिसके कैपिटल एसेट्स 5 लाख से ऊपर ना हो, ऐसे बिजनेस को स्मॉल बिजनेस कहा जाता है। जैसे आपकी माचिस की तीली हो गई, ये बहुत ज़्यादा बनती है। फुटबॉल्स बहुत बनती हैं आपकी रूरल एरियाज में, है ना। आप कहीं कुछ चाट या कुछ खाने जाते हैं तो उसके जो दोना पत्तल होते हैं, जितनी भी रिसाइकलेबल और क्या कहते हैं डिस्पोजल चीज़ें होती हैं, खाने पीने के यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब, ये सब किस में आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। कैंडल हो गई, कैंडल बहुत बनती है गाँव में, क्योंकि ज़्यादातर रूरल एरियाज में ही होते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी 1951 में जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन IDRA एक्ट था उसमें थी। इसके अलावा 1959, 60, 66, 75, 1980 और 1990 में इतनी बार इस डेफिनेशन को रिवाइज किया गया। ठीक है, देखिए आपको याद करने का तरीका। नॉमेनक्लेचर क्या है किसी भी MSME इंडस्ट्री का, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का जो कैटेगराइजेशन है वो कैसे है? देखिए, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो उसका जो प्लांट और मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख तक का है तो माइक्रो है, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल इंडस्ट्री है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो मीडियम एंटरप्राइज है वो। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज है तो उसका जो इक्विपमेंट है वो 10 लाख से ऊपर का ना हो तो माइक्रो है, 10 लाख से ऊपर हो पर 2 करोड़ के नीचे हो तो स्मॉल एंटरप्राइज है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ हो तो मीडियम एंटरप्राइज है। ठीक। रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है? सबसे पहला तो अभी हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर है उसके अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मैन एंड वुमेन को। ठीक। तो और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल होता है। जब कोई क्रॉप ग्रो करना है उस टाइम, उसको कट करना है उस टाइम, इसके बाद बीच में पूरा टाइम वो फ्री रहते हैं। तो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करता है लोगों की। भाई रूरल इंडिया में क्या है, लोगों की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी लो हैं अर्बन के मुकाबले। तो अगर उनके पास भी डुअल इनकम होगी तो उन तक भी अच्छी चीज़ें पहुंचेंगी और उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी। देखिए क्या होता है कि जो रूरल एरियाज में ये सब चीज़ें बनती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आर्टिस्टिक होती हैं और क्रिएटिव होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कढ़ाई हो गई कपड़ों पे। जैसे क्योंकि मैं तो लखनऊ में हूँ तो लखनऊ की चिकनकारी मैंने देखी है। इसके अलावा भी बहुत तरीके की कढ़ाई इस कंट्री में अलग अलग जगह की एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टाइप है ना। और वो वहीं पे ही पाई जाती है, और रूरल लोग हैंड क्राफ्ट करते हैं उन चीज़ों को, है ना। ऐसे ही आपका जो है मिट्टी के बर्तन हो गए, ये भी एक आर्टिस्टिक है, अचीवमेंट है। ठीक। कुछ जगहों पे अलग अलग पत्थरों की नक्काशी होती है, वो वहाँ की यूनिक चीज़ होती है। और ये सब ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही चल रहा होता है रूरल एरिया में, तो इसलिए इनको भी मौका मिलता है। और रूरल डेवलपमेंट देखिए, जितनी भी हमने चीज़ें बात की, इससे क्या हो रहा है, रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जो कि अब तक शहरों की पहचान मानी जाती थी। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। भाई
लोकल जो रूरल एरिया में रिसोर्सेज हैं, जैसे कि किस लोगों के पास पैसे जमा हैं, वो ऐसे ही बैंक में रखे हुए हैं, कुछ खास इंटरेस्ट रेट भी नहीं उन्हें मिल रहा है, या घर ही भी रखे हैं लोगों ने, सोना खरीद खरीद के रखा हुआ है, वो उस महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है, उसमें कोई खास उनका सरप्लस नहीं आ रहा है। लोग बहुत सारे हैं जो काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना दिन वेस्ट कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, लैंड बहुत सारा है, जो कई बार क्या होता है, बार बार एग्रीकल्चर यूज में लाने के बाद लंबे समय के लिए इनफर्टाइल हो जाता है, तो इसीलिए ऐसी रिसोर्सेज का यूज हो पाता है। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। इन सभी चीजों को आप एम्प्लॉय कर दिया आपने, और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल उठी। गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्री इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। जितनी भी ऐसी एरियाज हैं इंडिया के जो कि इजीली अप्रोचेबल नहीं है और बहुत क्या कहते हैं अपलिफ्टेड नहीं है, जैसे हिली एरियाज हो गए, बैकवर्ड एरियाज हो गए, जंगल हो गए, रूरल इलाके हो गए। ठीक है, यहाँ पे खुलने वाली इंडस्ट्रीज के लिए कुछ स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है। कैसे? एक तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जैसे कि एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये 1955 में बना था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कंट्री में ग्रो करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। ये इंडिजिनस और इम्पोर्टेड मशीन को इजी इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब बाहर से मशीनें आती हैं ना कुछ चीज़ों को बनने के लिए, तो उन मशीनों को, और जो है इंडिजिनस जो देश में भी बन रही है, उनको भी सस्ती दरों पे और इंस्टॉलमेंट्स में जो है खरीदने के लिए अवेलेबल कराता है, जिनको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलानी है उनके लिए। टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल भी उन्हें चाहिए है उसे भी खरीदने में मदद करता है अगर इम्पोर्टेड है स्पेशली तो। टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई, और उसके बाद जो फिनिश गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बन जाते हैं उन्हें एक्सपोर्ट कराने में भी मदद करता है। देखिए कितनी हेल्प हो जा रही है। आपको केवल अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है और उसको, उसमें लोगों को एम्प्लॉय करके चीज़ें बनाना शुरू करना है आपको। मशीन भी अवेलेबल हो रही है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो रहा है, वो भी सोचिए इंस्टॉलमेंट्स, और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने में भी मदद की जाएगी। प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज, मान लीजिए आप लोग को उतना नहीं आता है, आप और आपके एम्प्लॉइज को, तो आपको मेंटर करने के लिए, एडवाइस करने के लिए भी लोग जो है प्रोवाइड कराता है ये कॉर्पोरेशन। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, मशीन आ तो गई पर चलानी नहीं आ रही है, तो वो कैसे चलेगी, उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद आता है टू डेवलप टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मान लीजिए कंप्यूटर्स पे कुछ काम हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ों पे हो रहा है जिसमें सॉफ्टवेयर बीच में आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों को भी डेवलप करने का काम उन्हीं का है। ठीक है, और जो चल रही ऑलरेडी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको सेंसिटाइज करता है क्रेडिट रेटिंग की नीड के लिए, कि भाई आपको कल को कोई अच्छा बैंक बड़ा लोन भी दे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप ये सब सर्विसेज हमसे ले रहे हो या कहीं से भी छोटे लोन्स ले रहे हो, जैसे इजी इंस्टॉलमेंट है, तो उन्हें टाइम पे पूरा करो। इसके लिए उनको थोड़ा सा अवेयर करवाता है। साथ ही साथ एसएसआई को गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अवेयर कराता है। ये भी, इसका भी रीजन सेम है कि क्यों कराता है, ताकि इजीली बड़े लोन्स मिल सके आगे जाके जब अब बिजनेस को ग्रो करने का समय है। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, अच्छा ऊपर वाला क्या था, रूरल लेवल के लिए था, तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, पूरे जिले स्तर पे जो है ये काम करवाता है और मॉनिटर भी करता है। ठीक है, ब्रॉडली काम सारे वही वाले हैं, एनएसआईसी वाले, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े सेंटर्स होते हैं और रिमोट सेंटर्स होते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बहुत सारे गांव आ जाएंगे और अर्बन एरियाज भी आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को ये अकेले कवर करता है एक सेंटर। ठीक है, मॉनिटर ज़्यादा करता है रिमोटली बजाय कि पर्सनलाइज असिस्टेंस के। इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिव ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं। लोकल स्किल्स और रिसोर्सेज को डेवलप करा जाता है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग तो वहाँ पे हैं अनएम्प्लॉयड, लेकिन उन्हें कम से कम 3 या 4 महीने के कोर्स की ज़रूरत है जिससे कि वो काम करना सीख जाए, तो उनके लिए वो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का प्रोवाइड कराती है। टू रेस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज, ये भी इनकी कोशिश रहती है कि लोग जॉब के लिए शहर की ओर ना भागे।
इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है भाई, देखिए जो लैंड की अवेलेबिलिटी है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, वो कंसेशनल रेट पे अवेलेबल है, मतलब कि सस्ते दरों पे उपलब्ध है। और पब्लिक सेक्टर के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी बैकवर्ड एरिया में ही लोकेट करने की कोशिश की जाती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को भी मजबूर किया जाता है कि वो वहाँ पे स्टैब्लिश करें, ताकि उनका कुछ भी उनको टैक्स छूट या कुछ प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, जिससे कि वो मोटिवेट हो कि बैकवर्ड एरिया में ही स्टैब्लिश करें। बाकी लैंड के रेट वैसे भी सस्ते हो जाते हैं ऐसी जगहों पर जो बैकवर्ड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। सही बात है भाई, आपको अगर फैक्ट्री चलानी है तो आपको चाहिए कि भाई पावर सप्लाई लगातार बनी रहे। अगर कुछ लोन या चेक ट्रांसफर, पेमेंट, कैश ट्रांजेक्शन, इन सब कोई भी जरूरत होगी तो आपको बैंक चाहिए। आपको रोड और रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि आप अपना प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल मंगा सको और फिनिश गुड्स वापस भेज सको। तो इस तरीके की फैसिलिटीज को डेवलप करना गवर्नमेंट का काम होता है। ऑफरिंग टैक्स कंसेशन, अगर आपका बिजनेस अच्छा चलने लग गया है तो क्योंकि आपका बैकवर्ड एरिया में यूनिट लोकेटेड है, इसलिए आपको टैक्स में छूट दी जाती है, ताकि वो एरियाज डेवलप हो रहे हैं आपकी वजह से, तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को भी मिल रहा है, तो वो बेनिफिट आपको वापस ट्रांसफर करेगी। फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स टू इंडस्ट्री सेटअप इन दीस एरियाज, इनको लोन भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। कभी कभी सब्सिडी भी मिलती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो किसी गुड्स का, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो छोड़ दिया गया, या आपको ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट खुद ऑफर कर रही है अपनी सर्विस के थ्रू, तो सब्सिडाइज रेट पे किया, सस्ते दरों पर। कैपिटल सब्सिडी, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि फाइनेंस जो है, जो भी बिजनेस के लिए आपको पैसे चाहिए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, वो कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, आपको जो बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, वो मशीनरी आपको कंसेशन रेट, डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड की जाए। और भी स्पेशल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट डेवलप कर इन एरियाज को डेवलप करने के लिए इनिशिएट करती रहती है अक्सर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइज का चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इंटरनल ट्रेड मतलब कि अपने देश की जो बाउंड्रीज हैं, अपनी इकोनॉमी की जो बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर रह के जो भी ट्रेड हो सकता है वो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।